हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 31 और चैप्टर 32 को कवर करने वाले हैं जो कि यूनिट 9 में शामिल है। चैप्टर 31 में स्पेक्ट्रम के दिया हुआ है कृषक आंदोलन के बारे में, कौन कौन से कृषक आंदोलन कैसे हुआ, मतलब कि उन 1857 से 1947 तक के घटनाओं को इसमें कवर किया गया है। अध्याय 31 में, अध्याय 32 में श्रमिक वर्ग आंदोलन हुआ था, उसको अध्याय 32 में कवर किया गया है। तो हम लोग अध्याय 31 और अध्याय 32 को कवर करेंगे। कृषक आंदोलन के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे भारतीय कृषि व्यवस्था कैसी थी। इसके बाद प्रारंभिक कृषक आंदोलन क्या हुआ था, इसी में हम लोग जानेंगे कौन कौन से जैसे कृषक से संबंधित कौन कौन से विद्रोह हुए थे। नील आंदोलन, पाबना विद्रोह, दक्कन विद्रोह, ऐका आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, वो सारी चीज़ों को हम लोग इसी में जानने वाले हैं। इसके बाद 1857 के बाद कृषि आंदोलन के बाद क्या स्थिति रही, क्या परिवर्तन हुआ, वो सारी चीज़ें हम इसमें जानने वाले हैं। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में सारी चीज़ें दी हुई है, तो इसमें कुछ खास समझने समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान से सुननी है सारी चीज़ों को। उपनिवेशवाद के अधीन भारतीय कृषि व्यवस्था। अंग्रेजों के द्वारा भारतीय कृषि व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए जाने से क्या हुआ था कि देश के कृषि जगत में हलचल पैदा हो गई थी और भारतीय कृषक क्या हो गए थे, निर्धनता की बेड़ियों से जकड़ लिए गए थे। तो क्या प्रमुख कारण था उपनिवेशवाद के अधीन भारतीय कृषि के निर्धन होने का? एक तो कारण था कि उपनिवेशवादी का आर्थिक नीतियाँ, जिसकी वजह से कृषक वर्ग निर्धन हो गए। ठीक है, उनकी जो आर्थिक नीतियाँ थी, भारतीय हस्तशिल्प के विनाश होने से, जैसे कि सारी चीज़ों का कृषि चीज़ों में यूज़ किया जाता था, उनका विनाश की वजह से भूमि पर अत्यधिक दबाव। तीसरी चीज़ की नई भू राजस्व व्यवस्था आने से कृषि वर्ग की हालत कह सकते हैं कि निर्धनता के कारण हो सकता है। उपनिवेशवादी प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था, तो ये सारे जो कारण थे जिसकी वजह से भारतीय कृषि, उपनिवेशवाद के अधीन भारतीय कृषि निर्धन हुए। ठीक है, एक सिंपल शब्दों में कहें तो भारतीय कृषक लगान की ऊंची दरों, अवैध कर और भेदभावपूर्ण बेदखली और जमींदारी क्षेत्रों में बेगार जैसी बुराइयों से त्रस्त थे। भारतीय कृषक रैयतवाड़ी क्षेत्रों में सरकार ने स्वयं किसानों पर भारी कर आरोपित कर दिया था। अब इन विभिन्न कठिनाइयों के बोझ से दबे किसान अपनी जीविका के एकमात्र साधन को बचाने के लिए महाजनों से क्या करते थे, उनको ऋण लेना पड़ता था, ऋण लेने के लिए विवश हो जाते थे। अब ये महाजन क्या करते थे, उन्हें अत्यंत ऊंचे दरों पर ऋण दे करके उन्हें ऋण के जाल में फंसा लेते थे। अनेक अवसर पर तो किसान क्या करते थे कि अपनी भूमि और पशु भी गिरवी रख देते थे, अपने पशु को भी, अपनी भूमि को भी उनको गिरवी रख देना पड़ता था, क्योंकि वो जो ऋण जो होता था आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ऊंची दर पे उन्हें दी जाती थी। कभी कभी ये सूदखोर या महाजन किसानों की गिरवी रखी गई संपत्ति को भी जब्त कर लेते थे। ये सभी कारण से कृषि धीरे धीरे निर्धन, लगानदाता और मजदूर बन कर के रह गए थे। बहुत से कृषकों ने कृषि कार्य छोड़ दिया था और कृषि भूमि रिक्त पड़ी रहने लगी और कृषि उत्पादन कम होने लगी। यदाकदा किसानों ने अपने अत्याचारों का विरोध भी किया था और शीघ्र ही वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनका मुख्य शत्रु कौन है, उपनिवेशवादी शासन है। कभी कभी उत्पीड़न की पराकाष्ठा हो जाने पर किसानों ने आपराधिक कार्य भी किए। इन अपराधों में डकैती करना, लूटपाट करना, हत्याएं करना, ये सारी घटनाएं शामिल थी। ठीक है, अब आगे हम जानेंगे कि प्रारंभिक कृषक आंदोलन का सिंहावलोकन, यानी प्रारंभिक किसान आंदोलन कौन कौन से हुए। सबसे पहले 1859 में नील आंदोलन हुआ, 1859-60 तक। अंग्रेजों के शासनकाल में किसानों का पहला जुझारू और संगठित विद्रोह था नील विद्रोह, नील आंदोलन, जो कि 1859-60 में बंगाल में हुए इस विद्रोह ने प्रतिरोध की एक मिसाल स्थापित कर दी थी। यूरोपीय बाजारों की मांग की पूर्ति के लिए नील उत्पादकों ने किसानों को नील की अलाभकर खेती के लिए बाध्य किया था। जिस उपजाऊ जमीन पर चावल की अच्छी खेती हो सकती थी, उस पर किसानों की निरक्षरता का लाभ उठा करके झूठे करार द्वारा नील की खेती करवाई जाती थी। करार के वक्त मामूली सी रकम अग्रिम के रूप में दी जाती थी और धोखा देकर के उसकी कीमत बाजार भाव से कम आंकी जाती थी। और यदि किसान अग्रिम
वापस करके शोषण से मुक्त होने का प्रयास करता था तो उसे ऐसा करने नहीं दिया जाता था। इसके बाद कालांतर में सत्ता के संरक्षण में पल रहे नील उत्पादकों ने तो करार लिखवाना भी छोड़ दिया और लठैती को पाल करके उनके माध्यम से बलात् नील की खेती शुरू कर दी। वे किसानों का अपहरण, अवैध बेदखली, लाठियों से पीटना, उनकी महिलाओं और बच्चों को पीटना, उनके पशुओं को जब्त कर लेना और उनके घरों एवं फसलों को जलाने जैसे क्रूर हथकंडे अपनाने लगे। ठीक है। नील आंदोलन की शुरुआत 1859 के मध्य में बड़े नाटकीय ढंग से हुई। एक सरकारी आदेश को समझने में भूल कर कलारोआ के डिप्टी मजिस्ट्रेट ने पुलिस विभाग को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया जिससे किसान अपनी इच्छानुसार भूमि पर उत्पादन कर सके। बस शीघ्र ही किसानों ने नील उत्पादन के खिलाफ अर्जियां देनी शुरू कर दी। क्या किया? नील उत्पादन के खिलाफ अर्जियां देनी शुरू कर दी। पर जब ये नहीं हुआ, इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ, तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में, कहाँ पे? नादिया जिले के दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में नादिया जिले के गोविंदपुर गांव के किसानों ने विद्रोह कर दिया। अब जब सरकार ने बलपूर्वक युक्तियां अपनाने का प्रयास किया तो किसान भी हिंसा पर उतर आए। इस घटना से प्रेरित होकर के आसपास के क्षेत्रों के किसानों ने भी उत्पादकों से अग्रिम लेने, करार करने और नील की खेती करने से इनकार कर दिया। बाद में किसानों ने जमींदारों के अधिकारों को चुनौती देते हुए उन्हें लगान अदा करना भी बंद कर दिया। ये स्थिति पैदा होने के बाद नील उत्पादकों ने किसानों के खिलाफ मुकदमे दायर करना शुरू कर दिया और मुकदमे लड़ने के लिए धन एकत्र करना शुरू कर दिया। बदले में किसानों ने भी नील उत्पादकों की सेवा में लगे लोगों का सामाजिक बहिष्कार प्रारंभ कर दिया। इससे किसान शक्तिशाली होते गए और नील उत्पादक अकेले पड़ते गए। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने किसानों के समर्थन में समाचार पत्रों में लेख लिखे, जनसभाओं का आयोजन किया, उनकी मांगों के संबंध में सरकार को ज्ञापन सौंपे। हरीशचंद्र मुखर्जी के पत्र हिंदू पैट्रियट ने किसानों का पूर्ण समर्थन किया। दीनबंधु मित्र से नील दर्पण द्वारा गरीब किसानों की दयनीय स्थिति का मार्मिक प्रस्तुतिकरण किया गया। स्थिति को देखते हुए सरकार ने नील उत्पादन की समस्याओं पर सुझाव देने के लिए नील आयोग का गठन किया। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने एक अधिसूचना जारी किया। क्या सूचना जारी किया? इसमें था कि जिसमें किसानों को ये आश्वासन दिया गया था कि उन्हें नील उत्पादन के लिए विवश नहीं किया जाएगा और सभी संबंधित विवादों को वैधानिक तरीकों से हल किया जाएगा। कोई चारा ना देकर नील उत्पादकों ने बंगाल से अपने कारखाने बंद करना शुरू कर दिया और 1860 तक ये विवाद समाप्त हो गया। इसके बाद कौन सा विद्रोह हुआ? पाबना विद्रोह। हम जान रहे हैं कि प्रारंभिक कृषक आंदोलन कौन कौन से थे। पाबना विद्रोह 1873 से 76 तक चला था। ये बंगाल में 1870 और 1880 के दशक में जमींदारों के द्वारा किसानों पर कानूनी सीमा से बहुत अधिक करारोपण और उनकी मनमानी कारगुजारियां बड़े पैमाने पर हुई थी। इन कारगुजारियों के विरुद्ध बंगाल में 1873 से 76 के बीच एक सफल किसान आंदोलन हुआ था जिसे कि पाबना विद्रोह कहते हैं। पाबना विद्रोह के नाम से जाना जाता है। पाबना जिले के यूसुफ शाही परगने में 1873 में जमींदारों की मनमानी के प्रतिकार के लिए किसान संघ की स्थापना की गई। इस संघ के अधीन किसान संगठित हुए और उन्होंने लगान हड़ताल कर दी और बढ़ी हुई दर पर लगान देने से इनकार कर दिया। सिंह ने जमींदारों के खिलाफ मुकदमे दायर किए और इसके लिए कोष भी स्थापित कर दिया।
इसके बाद क्या हुआ कि शीघ्र ही इस प्रकार के संघ पाबना के अन्य भागों और पूर्वी बंगाल के दूसरे जिलों में भी स्थापित हो गई और जमींदारों के खिलाफ तेजी से मुकदमे दायर किए जाने लगे। किसानों की ये लड़ाई कानूनी मोर्चे पर ही लड़ी गई थी। ये जो लड़ाई किसानों की लड़ी गई थी वो कानूनी मोर्चे पर ही लड़ी गई थी। दरअसल तब तक किसान अपने कानूनी अधिकारों के प्रति काफ़ी जागरूक हो चुके थे और कानूनी लड़ाई लड़ना सीख लिए थे। एकता, संगठन और शांतिपूर्ण संघर्ष के द्वारा अधिकारों की बहाली का तरीका उन्हें ज्ञात हो चुका था। इतने बड़े पैमाने पर चले हिंसक आंदोलन के दौरान हिंसक वारदातें नाम मात्र की हुई। जब अदालती फैसलों के लागू करने में बाधा पहुंचाई गई तभी किसानों ने लाठी आदि का सहारा लिया था। वैसे तो कृषक आंदोलन का ये जो चरण था वो 1885 तक चला था, जब तक बंगाल काश्तकारी कानून नहीं बना था, लेकिन अधिकांश विवाद इससे बहुत पहले ही निपट लिए गए थे और किसानों को उनकी ज़मीन वापस मिल चुकी थी। कई विवाद सरकारी दबाव और बीच बचाव से हल कराए गए और कई जमींदारों ने तो स्वयं ही डर के कारण समझौते की पेशकश की। इन जमींदारों को किसानों की संगठित शक्तियों से भय लगने लगा था और साथ ही मुकदमे के चक्कर में फंसने में वे अपनी हानि देख रहे थे। जिन मामलों में हिंसक वारदातें हुई थी वहां सरकार ने जमींदारों का पक्ष लिया और किसानों की गिरफ्तारियां बड़े पैमाने पर की। लेकिन जहाँ पे आंदोलन शांतिपूर्ण रहा था वहाँ किसानों ने सिर्फ कानूनी मोर्चे पर लड़ाई लड़ी। वहाँ सरकार ने तटस्थ रुख अपनाया। ये आंदोलन ना तो जमींदारी प्रथा के विरुद्ध हुआ था और ना ही किसी भी स्तर पर ये उपनिवेशवाद विरोधी राजनीतिक से जुड़ा था। इस आंदोलन में भी बंगाल के बुद्धिजीवियों ने आंदोलनकारियों का भरपूर समर्थन किया है, जैसे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गांगुली ने इंडियन एसोसिएशन के मंच से आंदोलनकारियों की मांगों का समर्थन किया। वहीं बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया। राष्ट्रवादी अखबारों ने भी करों की वृद्धि को अनुचित बताते हुए स्थायी रूप से लगान निर्धारण का सुझाव दिया। इस आंदोलन में भी हिंदू और मुस्लिम ने मिलकर के संघर्ष किया। ऐसे ये अधिकांश किसान मुसलमान थे और अधिकांश जमींदार हिंदू थे। इसके बाद हुआ दक्कन विद्रोह। पश्चिमी भारत के दक्कन क्षेत्र में होने वाले विभिन्न कृषक विद्रोहों का मुख्य कारण था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों पर आरोपित किए गए भारी कर था। इन क्षेत्रों में भी किसान करों के भारी बोझ से दबे हुए थे और साहूकारों से कुचक्र में फंसने को विवश हो गए थे। साहूकारों के कुचक्र में फंसने को विवश हो गए थे। ये महाजन अधिकांशतः बाहरी लोग थे, जिनमें कि मारवाड़ी या गुजराती प्रमुख थे। 1864 में अमेरिकी गृह युद्ध के समाप्त हो जाने पर कपास की कीमतों में भारी गिरावट आ गई, जिससे कि महाराष्ट्र के किसान बुरी तरीके से प्रभावित हुए। 1867 में सरकार के द्वारा भू राजस्व की दरों में 50% वृद्धि का निर्णय और लगातार फसलों की बर्बादी से कृषकों की समस्याएं चरम स्थिति में पहुंच गई थी। महाजनों, सूदखोरों और किसानों के बीच धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, 1874 में किसानों ने बाह्य महाजनों के विरुद्ध सामाजिक बहिष्कार आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन के तहत किसानों ने महाजनों की दुकानों से खरीदारी करने और उनके खेतों से मजदूरी करने से इनकार कर दिया। नाइयों, धोबियों और चर्मकारों ने भी महाजनों की किसी भी प्रकार की सेवा करने से इनकार कर दिया। किसानों का ये सामाजिक बहिष्कार शीघ्र ही पूना, अहमदनगर, शोलापुर और सतारा के गांवों में भी फैल गया। लेकिन ये सामाजिक बहिष्कार शीघ्र ही कृषि दंगों में परिवर्तित हो गया, जिसके फलस्वरूप किसानों ने महाजन और सूदखोरों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमले किए। उनके ऋण संबंधी कागजात और कारनामे लूट लिए गए और सार्वजनिक तौर पर उनको आग लगा दी गई। सरकार ने आंदोलनकारियों के प्रति दमनकारी नीतियां अपनाई और आंदोलन कुचल दिया। इसके बाद 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम बनाने से आंदोलन पूरी तरीके से समाप्त हो गया। इस आंदोलन के समय भी महाराष्ट्र के आधुनिक विचारों से प्रभावित बुद्धिजीवी वर्ग ने सराहनीय भूमिका निभाई और तर्कपूर्ण ढंग से किसान की मांगों को सरकार के सम्मुख उठाया था।
आगे हम जानेंगे 1857 के पश्चात किसान आंदोलन का परिवर्तित चरित्र कैसा था। बिल्कुल पॉइंट वाइज दिया हुआ है ये। किसान आंदोलनों में किसान मुख्य शक्ति बनकर के उभरे तथा अब उन्होंने अपनी मांगों के लिए सीधे लड़ना प्रारंभ कर दिया। उनकी मांगें मुख्यतः आर्थिक समस्याओं से संबद्ध थी। किसानों के मुख्य दुश्मन विदेशी बागान मालिक, देशी जमींदार, महाजन एवं सूदखोर थे। इनके आंदोलन विशिष्ट तथा सीमित उद्देश्यों एवं उनकी व्यक्तिगत समस्याओं से संबद्ध होते थे। इन आंदोलन में उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाई गई। इन आंदोलन में निरंतर और दीर्घकालीन संगठन का अभाव था। इन आंदोलनों का प्रसार क्षेत्र सीमित था। इन आंदोलन का उद्देश्य अधीनस्थ व्यवस्था यानी सिस्टम ऑफ सबऑर्डिनेशन का समाप्त करना नहीं था, बल्कि ये किसानों की तात्कालिक समस्याओं से संबद्ध थे। किसान अब अपने विधिक अधिकारों से परिचित हो गए थे और वे कानूनी तरीके से संघर्ष करने के पक्षधर थे। अब क्या क्या दुर्बलताएं थी? इन आंदोलनकारियों में उपनिवेशवाद के चरित्र को समझने का अभाव था। 19वीं शताब्दी के किसानों में नई विचारधारा का अभाव था तथा उन्होंने अपने आंदोलन में नए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम सम्मिलित नहीं किए। और क्या दुर्बलताएं थी? इन संघर्षों का स्वरूप वैसे तो उग्रवादी था, लेकिन ये परंपरागत ढांचों पर ही अवलंबित थे, ठीक है, और इनमें सकारात्मक दृष्टिकोण का भी अभाव था। तो ये सारी दुर्बलताएं थी। आगे हम जानेंगे 20वीं शताब्दी के कृषक आंदोलन के बारे में। 20वीं शताब्दी के कृषक आंदोलन, विद्रोह पिछली शताब्दी के विद्रोहों से अधिक व्यापक, प्रभावी, संगठित और सफल था। इस परिवर्तन के सूत्र कृषक आंदोलन एवं भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष के अन्योन्याश्रय संबंध में थे। राष्ट्रीय आंदोलन ने अपना मनमोहन सिंह सरकार के अंतर्गत भी विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी के घनिष्ठ सहयोगी, जिन्होंने चुनाव दर चुनाव में बीजेपी को प्रभावशाली बढ़त दिलाने के लिए आवश्यक रूप से श्रेय दिया जाना चाहिए, उनको भी गृह मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में नए सांसदों और सरकार के सदस्यों को किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध भेदभाव के बिना कार्य करने की बात कही और अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतने को कहा। उन्होंने कहा कि अन्य दल वर्षों से अल्पसंख्यकों को धोखा दे रहे हैं, इस बात की ओर इशारा करते हुए कि लंबे समय से अल्पसंख्यक कल्पनीय भय में जी रहे हैं और ये स्थिति बदलनी चाहिए। उन्होंने मुस्लिमों का विश्वास जीते जाने की आवश्यकता की पुष्टि की। सबका साथ, सबका विकास के साथ सबका विश्वास जोड़ा जाना चाहिए। तो स्पष्ट रूप से मोदी इस संदर्भ में संघ परिवार की विचारधारात्मक कठोरता की बाधाओं से विचलित हुए बिना अपने अनुसार अपनी सरकार को दिशा देने में अधिक आत्मविश्वासी सिद्ध हुए। इस संदर्भ में ये स्मरण हो सकता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने राज्य में विश्व हिंदू परिषद और अन्य ऐसे संगठनों का नियंत्रित किया था। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि हमें हर किसी को साथ लेकर के चलना चाहिए, चाहे जिसने शासन में सत्तासीन गठबंधन को मत दिया हो या ना दिया हो, और चाहे एनडीए का जोरदार आलोचक हो रहा हो, सबको साथ में लेकर के चलना चाहिए। तो एनडीए की विजय के कारक क्या थे, उनको भी हम समझते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए एनडीए की विजय अमित शाह द्वारा तैयार रणनीति से निर्देशित बीजेपी काडर के अथक परिश्रम का परिणाम है। चुनाव से पहले उनके कुछ सहयोगी दलों द्वारा अभिव्यक्त नाराजगी अथवा सहमति के बावजूद बीजेपी अपने सहयोगी दलों को अपने साथ बनाए रखने में सफल रही थी। बीजेपी के पास अपने प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में निर्विवाद नरेंद्र मोदी थे, जबकि विरोधी गठबंधन के पास राहुल गांधी के अलावा कोई भी विकल्प नहीं था जिस पर कि सबकी सहमति नहीं थी। न ही विरोधी दल एक विश्वसनीय विकल्प पर सहमत थे, न ही सभी विरोधी दल एक गठबंधन में शामिल होने को लेकर के राजी थे।
चुनाव प्रचार न केवल आक्रामक था बल्कि अपशब्दों के अत्यधिक प्रयोग के कारण विकृत हो गया था। लेकिन कांग्रेस के पसंदीदा स्लोगन चौकीदार चोर है ने संकेत किया कि प्रधानमंत्री चोर थे और लोगों ने इसे सही नहीं माना, जैसा कि ये व्यक्ति की बजाय देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमान प्रकट करता है। कांग्रेस पर इसका पलटवार हुआ, जैसा कि लोगों ने दिलो दिमाग में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी की छवि एक मेहनतकश ईमानदार नेता की थी। राफेल सौदे को लेकर के भ्रष्टाचार के कथित आरोप ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए कि मोदी ने इससे पैसा बनाया है। मोदी सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजनाओं का निष्पक्ष एवं दक्षतापूर्ण क्रियान्वयन करने के फलस्वरूप निश्चित रूप से एनडीए को दूसरे कार्यकाल में जीतने में मदद की। सच है कि सभी वादे जो थे वो पूरे नहीं हुए, लेकिन वे लोग जिन्हें अभी तक गैस कनेक्शन या शौचालय प्राप्त नहीं हुआ था, उसमें आशा जगी थी कि कुछ लोगों को इनका लाभ मिला और कुछ समय पश्चात उन्हें भी इसका लाभ मिल जाएगा। एक बड़ी जनसंख्या विश्वस्त थी कि अन्य दलों ने केवल वोट के लिए उनका इस्तेमाल किया है और इस प्रक्रिया में उनका तुष्टीकरण किया है। हिंदुत्व के धरातल ने निश्चित रूप से बीजेपी को बहुमत प्राप्त करने में सहायता की है और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन ये भी गौर करने वाली बात है कि बीजेपी ने जाति पाति से ऊपर उठ करके कार्य किया और बहुमत प्राप्त किया। सरकार ने जिस तरीके से पाकिस्तान के मुद्दे, सर्जिकल स्ट्राइक और बाद में फरवरी 2019 में बालाकोट में हवाई हमले को संभाला, उसने एक बड़ी संख्या में लोगों का मत एनडीए के पक्ष में कर दिया था। निस्संदेह राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था, जिसने कि धीमी आर्थिक प्रगति, बेरोजगारी और किसानों की दयनीय दशा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को पृष्ठभूमि में धकेल दिया। अभी मन की बात में भी कृषक विशेष मुद्दा था मोदी जी का। इसने विरोधी पक्ष को सरकार की उपलब्धि पर प्रश्न उठाने में मदद नहीं की। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सेना की क्षमता और योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा था। हालांकि एनडीए की बड़ी जीत से हमें इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि संसद में विपक्ष का महत्व आनुपातिक रूप से कम हो रहा है। एक लोकतंत्र केवल तभी स्वस्थ रह सकता है जब वहाँ पे प्रश्न करने और कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत विपक्ष हो। ठीक है, अब इसके बाद की चीज़ें यहाँ पे ब्लैंक हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पे वैसे तो बहुत चीज़ें हो सकती है, हालांकि छोड़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आंदोलन के बारे में बात करते हैं कि इसका परिणाम ये हुआ कि आंदोलन का नेतृत्व तो स्थानीय मोपला नेताओं के हाथों में आ गया और आंदोलन ने हिंसक रूप बना लिया। हिंसक चरण की शुरुआत 20 अगस्त 1921 को खिलाफत के एक प्रमुख नेता मुदलियार की गिरफ्तारी के लिए सेना के मस्जिद में प्रवेश करने के मुद्दों को लेकर के हुई। इससे मोपलाओं ने अपने धर्म का अपमान समझा। यहाँ पे चीज़ें प्रिंट नहीं है, काफ़ी चीज़ों को छोड़ दिया गया है यहाँ पे। मुझे लगता है एका आंदोलन छोड़ दिया गया है। तो हिंसक चढ़ की शुरुआत 20 अगस्त 1921 को खिलाफत के एक प्रमुख नेता मुदलियार की गिरफ्तारी के लिए सेना के मस्जिद में प्रवेश करने के मुद्दे को लेकर के हुआ था। इसे मोपलाओं ने अपने धर्म का अपमान समझा। विद्रोह के प्रथम चरण में बदनाम जमींदारों को निशाना बनाया गया। विद्रोही मोपला किसान मुसलमान थे, लेकिन उदार जमींदारों और हिंदुओं को उन्होंने परेशान नहीं किया। इसके लिए नेताओं के द्वारा विद्रोहियों को विशेष हिदायत दी जाती थी, लेकिन अंग्रेजी सरकार के द्वारा मार्शल लॉ लागू करने की घोषणा से विद्रोह का चरित्र बदल गया। सरकार ने तमाम हिंदुओं को जबरदस्ती अपना समर्थन करने के लिए कहा और कुछ हिंदू स्वेच्छा से भी खुले तौर पर सरकार का समर्थन करने लगे थे। ठीक है, सरकार का समर्थन करने लगे थे। इसने विद्रोह को हिंदू विरोधी स्वरूप दे दिया और बड़े पैमाने पर हिंदुओं की हत्याएं और धर्म परिवर्तन की घटनाएं हुई। मोपला विद्रोह के हिंसक रूप लेने के साथ ही राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग हो गए। आंदोलन के सांप्रदायिक रूप ले लेने से
वो और भी अलग थलग पड़ गया। दिसंबर 1921 तक सरकार ने पूरी तरीके से आंदोलन का दमन कर लिया। इससे मोपलाओं का मनोबल पूरी तरीके से टूट गया और आज़ादी की पूरी लड़ाई में वे फिर से कभी शामिल नहीं हुए, जबकि केरल में वामपंथी नेतृत्व में बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन भी चलाया गया। तो मोपला विद्रोह और आपका ऐका आंदोलन, ये सारी चीज़ों को मैं अलग से कवर करूँगी, अलग से चीज़ें दूँगी और वहाँ पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? प्रिंट नहीं किया गया। बारदोली सत्याग्रह के बारे में हम जानते हैं। भारत की राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी जी के पदार्पण के बाद गुजरात के सूरत जिले के बारदोली तालुके में राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आई। यहाँ पे परिस्थितियाँ उस समय तनावपूर्ण हो गई जब जनवरी 1926 में स्थानीय प्रशासन ने भू राजस्व की दरों में 30% वृद्धि की घोषणा की। यहाँ के कांग्रेसी नेताओं के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने इस वृद्धि का तीव्र विद्रोह किया। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने समस्या के समाधान के लिए बारदोली जांच आयोग का गठन किया। आयोग ने संस्तुति दी कि भू राजस्व की दरों में की गई वृद्धि अन्यायपूर्ण एवं अनुचित है। फरवरी 1926 में वल्लभ भाई पटेल को आंदोलन की महिलाओं ने सरदार की उपाधि से विभूषित किया। सरदार पटेल के नेतृत्व में किसानों ने बढ़ी हुई दरों पर भू राजस्व अदा करने से इनकार कर दिया और सरकार के सम्मुख ये मांग रखा कि जब तक सरकार समस्या के समाधान के लिए किसी स्वतंत्र आयोग का गठन नहीं करती है या प्रस्तावित लगान वृद्धि वापस नहीं लेती है, तब तक वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आंदोलन को संगठित करने के लिए सरदार पटेल ने पूरे तालुके में 13 छावनियों की स्थापना की। आंदोलनकारियों के समर्थन में जनमत का निर्माण करने के लिए बारदोली सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। आंदोलन के तरीकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक बौद्धिक संगठन भी स्थापित किया गया। जिन लोगों ने आंदोलन का विद्रोह किया उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी अनेक कदम उठाए गए। KM मुंशी और लालजी नारंगी ने आंदोलन के समर्थन में बम्बई विधान परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। अगस्त 1928 तक पूरे क्षेत्र में आंदोलन पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुका था। आंदोलन के समर्थन में बम्बई में रेलवे हड़ताल का आयोजन किया गया। पटेल की गिरफ्तारी की संभावना को देखते हुए 2 अगस्त 1928 को गांधी जी भी 2 अक्टूबर 1928 को बारदोली पहुंच गए। सरकार अब आंदोलन को शांतिपूर्ण एवं सम्मानजनक ढंग से समाप्त किए जाने के प्रयास कर रही थी। सरकार ने एक जांच समिति गठित करना स्वीकार कर लिया। इसके बाद गठित ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल समिति ने भू राजस्व में बढ़ोतरी को गलत बताया और बढ़ोतरी 30% से घटा करके 6.03% कर दी गई। इस प्रकार बारदोली सत्याग्रह की सफल ऐतिहासिक परिणति हुई। 1930 से 40 के दशक के किसान आंदोलन कौन कौन से हुए? 1930 और 40 के दशक में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ किसान आंदोलनों की आवृत्ति भी बहुत बढ़ गई। इस चरण के आंदोलनों को उत्प्रेरित करने वाले तात्कालिक कारण थे 1929-30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का निर्धन कृषक वर्ग पर अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ना और कांग्रेस के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ एक बार फिर व्यापक जनाधार का आंदोलन छेड़ना। इस आंदोलन ने देश के बहुत बड़े हिस्से में टैक्स और लगान न देने का अभियान का रूप लिया। इस चरण के किसान संघर्ष ने वैसे तो तात्कालिक तौर पर कुछ ज़्यादा प्राप्ति नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक ऐसा वातावरण अवश्य तैयार किया जिसके फलस्वरूप स्वतंत्रता के पश्चात अनेक कृषि सुधार हुए। यथा कौन से? जमींदारी उन्मूलन की जो मांग इस दौर में उठी थी वो स्वतंत्रता के बाद कार्यान्वित हुई। इसी प्रकार ट्रावनकोर राज्य के भारत में विलय के लिए पुन प्रवालेलार के आंदोलन ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। इस चरण में किसानों की जो तात्कालिक मांगें थी उनमें टैक्सों में कटौती, सामंतों की गैरकानूनी वसूलियाँ और बेगार की समाप्ति, जमींदारों के अत्याचारों से मुक्ति, ऋण बोझ में कमी, गैरकानूनी तरीकों से ली गई भूमि की वापसी और किसानों की सुरक्षा आदि प्रमुख थी। खेतिहर मजदूरों की मांगे आंध्र प्रदेश और गुजरात के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के किसान आंदोलन में गौड़ ही रही थी। वास्तव में ये आंदोलन कृषि ढांचे में
आमूलचूल परिवर्तन के लिए नहीं हुए थे, बल्कि इनका उद्देश्य इस व्यवस्था के कुछ अत्यंत पीड़ादायक पहलुओं का अंत करना था। इस काल में किसान आंदोलन के अभ्युदय के कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने युवा एवं जुझारू राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक पूरी पीढ़ी पैदा की। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में ठहराव आया, तब इन कार्यकर्ताओं ने अपनी राजनीतिक ऊर्जा किसान एवं मजदूर आंदोलन में लगा दी। फिर 1937 के चुनावों के अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 1933 से 39 के बीच में 28 महीनों का कांग्रेसी शासनकाल किसान आंदोलन का उत्कर्ष काल था। एक तो इस काल में आंदोलनों के लिए नागरिक स्वतंत्रताएं अधिक मिली, दूसरे कांग्रेस सरकारों ने कृषि कानूनों में सुधार के लिए कुछ ठोस कदम भी उठाए। अब आगे हम अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के बारे में जानेंगे। ये जो सभा थी, इसकी स्थापना अप्रैल 1936 में लखनऊ में की गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती इस सभा के अध्यक्ष थे और NG रंगा सचिव चुने गए थे। इस सभा ने किसान घोषणा पत्र जारी किया और इंदुलाल याज्ञिक के निर्देशन में एक पत्र प्रकाशन भी प्रारंभ किया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन फैजपुर में आयोजित किया गया। 1937 के प्रांतीय चुनावों हेतु जारी किए गए कांग्रेसी घोषणा पत्र के अनेक प्रावधान अखिल भारतीय किसान सभा के एजेंडे से प्रभावित थे। कांग्रेसी सरकारों के अंतर्गत 1937 से 39 के मध्य किसान आंदोलनों की आवृत्ति बहुत बढ़ गई। कांग्रेसी सरकारों के सहयोगात्मक रवैये के कारण किसानों ने तेजी से अपनी मांगें उठानी शुरू कर दी। इस अवधि में जनसभाएं, प्रदर्शन, धरने आदि आयोजित किए जाने लगे और गांवों में भी किसान आंदोलन का प्रसार किया गया। प्रांतों में किसानों की गतिविधियां कैसी हुई, जैसे कि अब सारे प्रांत वाइज हम लोग समझेंगे। केरल के मालाबार क्षेत्र में वामपंथियों के नेतृत्व में कृषक संगमों में संगठित होकर के किसानों ने सामंती वसूलियों, अग्रिम लगान वसूली और बेदखली इत्यादि के विरुद्ध जबरदस्त अभियान छेड़ा। उनका एक तरीका अत्यंत लोकप्रिय और प्रभावी सिद्ध हुआ, जिसमें वे जत्थे बना करके जमींदारों के घर जाते थे और उनके सामने अपनी मांगे रख करके तत्काल समाधान प्राप्त करते थे। 1938 में किसानों ने मालाबार टेनेंसी एक्ट 1929 में संशोधन के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 1937 के चुनावों में जमींदारों और उनके समर्थक उम्मीदवारों की पराजय के कारण किसानों का मनोबल बहुत बढ़ गया था। उन्होंने जमींदारों के विशेषाधिकारों और ज़्यादातर के जातियों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया। ऋण में राहत की मांग भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण था, जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ था। इस समय प्रदेश में कृषक संगठन सक्रिय थे। 1933 में NG रंगा ने भारतीय कृषक संस्थान की स्थापना की। आंध्र के किसान आंदोलनों की एक उल्लेखनीय विशेषता ये थी कि किसान कार्यकर्ताओं को अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में प्रशिक्षित करने के लिए प्रसिद्ध वामपंथी नेता ग्रीष्मकालीन स्कूलों में व्याख्यान देने आते थे, जिनकी व्यवस्था किसानों के द्वारा किए गए चंदे से होती थी। इन नेताओं में PC जोशी, अजय घोष और RD भारद्वाज प्रमुख थे। बिहार की बात करते हैं। यहाँ पे सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन, पंचानन शर्मा और जामुन करजीती इत्यादि नेताओं ने किसान आंदोलनों को योग्य नेतृत्व प्रदान किया। 1935 में प्रांतीय विधानसभा ने जमींदारों के उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया। बकाश्त जमीन की वापसी के लिए जब इन्होंने आंदोलन तेज किया, तब कांग्रेस सरकार से इस आंदोलन के मतभेद भी हो गए थे, क्योंकि वो उस दौर में जमींदारों को नाराज करके राष्ट्रीय आंदोलन में बाधाएं खड़ी नहीं करना चाहती थी। आंदोलन का मुख्य स्वरूप था सत्याग्रह तथा जबरदस्त बुआई और फसल कटाई। इस दौरान किसानों के जमींदारों के साथ बड़े पैमाने पर संघर्ष भी हुए। 1939 में कुछ सुविधाएं मिल जाने के कारण और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के कारण ये आंदोलन कुछ समय के लिए स्थगित हो गया। 1945 में ये फिर से शुरू हो गया और स्वाधीनता के बाद भी चलता रहा, जब तक जमींदारी प्रथा समाप्त नहीं हो रही थी। अब आते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में हुए प्रारंभिक किसान आंदोलनों में पंजाब नौजवान भारत सभा, कीर्ति किसान दल, कांग्रेस एवं अकाली दल की भूमिका। कांग्रेस और
अकाली दल की मुख्य भूमिका थी। 1937 में पंजाब किसान समिति ने किसान आंदोलन के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए। इस आंदोलन का मुख्य निशाना पश्चिमी पंजाब के जमींदार थे, जिनकी शक्ति यूनियनवादी सरकार के गठन के बाद काफ़ी बढ़ गई थी। इस आंदोलन का प्रमुख कारण था अमृतसर और लाहौर में भू राजस्व में वृद्धि, मुल्तान एवं मांटगोमरी में सिंचाई कर में वृद्धि और निजी ठेकेदारों द्वारा नए टैक्स लगाना जाना था। यहाँ पे किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में हड़तालें की और अंत में वे रियासत प्राप्त करने में सफल रहे थे। पंजाब में किसानों की गतिविधियों के मुख्य केंद्र थे जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलपुरा और शेखुपुरा। पश्चिमी पंजाब के मुस्लिम किसान और दक्षिण पूर्वी पंजाब का हिंदू किसान इन आंदोलन के प्रभाव से सामान्यतः अछूते ही रहे थे। इन प्रांतों के अतिरिक्त बंगाल, उड़ीसा, असम, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत राज्य और त्रावणकोर और हैदराबाद जैसी देशी रियासतों में भी इस चरण में प्रभावी कृषक आंदोलन हुए थे। अब आते हैं हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वामपंथियों की विपरीत धारा की राजनीति के कारण कृषक आंदोलन में कुछ ठहराव सा आ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसान सभा के साम्यवादियों और गैर साम्यवादियों के बीच में मतभेद बहुत गहरे हो गए थे। इसके अलावा परिणामस्वरूप कई प्रमुख नेता जैसे कि सहजानंद, इंदुलाल याज्ञिक, एन.जी. रंगा सभा से अलग हो गए और 1943 में किसान सभा में विभाजन हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तेभागा आंदोलन हुआ। ये आंदोलन बंगाल के सबसे प्रमुख कृषक आंदोलनों में से एक था। 1940 के लगान आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार इस आंदोलन में मांग की गई थी कि फसल का 2/3 हिस्सा किसानों को दिया जाए, यानी बर्गदारों को दिया जाए। ये आंदोलन बटाईदारों के द्वारा जोतदारों के विरुद्ध चलाया गया था। इस आंदोलन में सबसे मुख्य भूमिका था बंगाल किसान सभा। इस सभा के नेतृत्व में सभाओं और प्रदर्शनों का आयोजन किया गया और तिभागा चाय यानी हमें 2/3 भाग चाहिए और इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगाए गए। शीघ्र ही तिभागा आंदोलन जलपाईगुड़ी, मिदनापुर और रंगपुर जिलों में भी फैल गया। इस आंदोलन में सभी स्थानों पर बटाईदारों ने एक जैसी पद्धति अपनाई। वे लाठी लेकर के प्रदर्शन करते थे और नारे लगाते थे और उपज को जोतदार के घर ले जाने के बजाय अपने घर ले जाते थे। किसानों ने आंदोलनकारी किसानों को भरपूर समर्थन किया। बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों जैसे कि मुफ्फर अहमद, सुनील सेन और मोनी सिंह ने इस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन में कई स्थानों पर महिलाओं ने न केवल सक्रियता से भाग लिया था, बल्कि कुछ ने तो आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। काकद्वीप में इन्होंने आंदोलनकारियों के साथ मिलकर के सभाओं और प्रदर्शनों में भाग लिया था। बंगीय प्रादेशिक किसान सभा के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन में मुख्य केंद्र थे संदेशखाली, हरोआ, काकद्वीप, भंगर, सोनारपुर, कासनौग और 24 परगना जिले का सुंदरवन क्षेत्र। इसके अतिरिक्त उत्तरी बंगाल के कई क्षेत्र में भी जोरदार ढंग से आंदोलन चलाया गया था। इन स्थानों में किसानों ने तिभागा का नारा बुलंद करते हुए जमींदारों एवं साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। आंदोलनकारियों की पुलिस के साथ में कई स्थानों पर हिंसक झड़पें भी हुई। स्वाधीनता के पश्चात भी ये आंदोलन उस समय तक जारी रहा था जब तक कि 1949 में बर्गदार अधिनियम नहीं बन गया। तेलंगाना आंदोलन। ये आंदोलन आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कृषक गुरिल्ला युद्ध था, जिसमें कि 3000 गांवों और 30 लाख लोगों को प्रभावित किया था। तेलंगाना क्षेत्र में स्थानीय देशमुखों ने पटेल और पटवारियों की मिलीभगत से अधिकांश उपजाऊ भूमि पर कब्जा कर लिया और अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में पर्याप्त वृद्धि कर ली। इन देशमुखों को स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ ही निजाम की सरकार का भी संरक्षण प्राप्त था। इन देशमुखों ने किसानों तथा खेतिहर मजदूरों का भरपूर शोषण किया तथा इस क्षेत्र में अन्य इनके अत्याचारों की एक बाढ़ सी आ गई थी। सामंती दमन तथा जबरन वसूली स्थानीय किसानों के भाग्य की नियति बन गए थे। अपने प्रति किए जा रहे अत्याचारों से तंग आकर के किसानों और खेतिहर मजदूरों ने शोषकों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया था। कुछ समय बाद स्थानीय कम्युनिस्ट
मझोले कृषक तथा कांग्रेस संगठन भी इस अभियान में शामिल हो गए। इस आंदोलन में विद्रोहियों ने शोषकों के विरुद्ध गुरिल्ला आक्रमण की नीति अपनाई। युद्ध के दौरान कम्युनिस्ट नेतृत्व वाले गुरिल्ला छापेमारों ने आंध्र महासभा के सहयोग से पूरे तेलंगाना क्षेत्र के गांवों में अपनी अच्छी पैठ बना ली। विद्रोह की शुरुआत हुई थी जुलाई 1946 में। तब हुई जब नागालैंड के जंगाओ तालुका में एक देशमुख के गांव के उग्रवादियों ने हत्या कर दी थी। शीघ्र ही विद्रोह वारंगल और कम्मम में भी फैल गया। किसानों ने संगम के रूप में संगठित होकर के देशमुखों पर आक्रमण प्रारंभ कर दिए। इन्होंने हथियारों के रूप में लाठियां, पत्थर के टुकड़े और मिर्च के पाउडर का उपयोग किया, लेकिन सरकार ने आंदोलनकारियों के प्रति अत्यंत निर्दयतापूर्ण रुख अपनाया। अगस्त 1947 से सितंबर 1948 के मध्य आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था। हैदराबाद विलय के संदर्भ में भारतीय सेना ने जब हैदराबाद को विजित कर दिया तो ये आंदोलन अपने आप समाप्त हो गया। तेलंगाना आंदोलन की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी, जैसे कि गुरिल्ला छापेमारियों यानी वेठियों ने गांवों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया तथा बेगार प्रथा बिल्कुल समाप्त हो गई। खेतीहर किसानों की मजदूरियां बढ़ा दी गई। अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन किसानों को वापस लौटा दी गई। लगान की दरों को तय करने और भूमि के पुनर्वितरण हेतु अनेक कदम उठाए गए। सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाए गए तथा हैजे पर नियंत्रण के लिए प्रयास किए गए। महिलाओं की दशा में उल्लेखनीय सुधार आया। भारत की सबसे बड़ी देशी रियासत में अर्ध सामंती व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया। आंदोलन ने भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन की भूमिका तैयार की। भाषाई आधार पर किसान आंदोलन की क्या क्या उपलब्धियां रहीं? इन आंदोलनों ने स्वाधीनता के उपरांत किए गए विभिन्न कृषक सुधारों के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण किया, जैसे कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। इन्होंने भूस्वामियों यानी कि किसानों को उनके वास्तविक अधिकारों से अवगत कराया और कृषि व्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की। ये आंदोलन राष्ट्रवादी विचारधारा पर अवलंबित थे। लगभग सभी क्षेत्रों में इन किसान आंदोलनों की प्रकृति समान थी। लगभग सभी क्षेत्रों में इन किसान आंदोलन की जो प्रकृति थी वो एक समान थी। इनसे किसानों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी। तो यहीं से कृषक आंदोलन चैप्टर 31 समाप्त होता है। अब हमने क्या क्या इसमें पढ़ा वो एक सारांश के जरिए देखते हैं। हमने जाना उपनिवेशवाद के अंतर्गत भारतीय कृषि व्यवस्था कैसी थी। इसके बाद प्रारंभिक कृषि आंदोलन का सिंहावलोकन, जिसमें कि कौन कौन से आंदोलन हुए। नील आंदोलन, बामला विद्रोह, दक्कन विद्रोह। 1857 के बाद किसान आंदोलन का परिवर्तित चरित्र कैसा था। 20वीं शताब्दी के बाद कृषक आंदोलन कौन कौन से हुए। किसान सभा आंदोलन हुआ, एक आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह। 1930-40 के दशक में किसान आंदोलन हुआ। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा आयोजित की गई। कांग्रेसी सरकारों के अंतर्गत किसान आंदोलन हुआ। प्रांतों में किसानों की क्या क्या गतिविधियां रहीं, जैसे कि सारे प्रांत में हम लोगों ने समझा, केरल, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसान आंदोलन हुए। इसके बाद इसकी समाप्ति के बाद कौन कौन से आंदोलन हुए। तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन। किसान आंदोलन की क्या क्या उपलब्धियाँ रही वो सारे हमने चैप्टर 31 में जाना। अब बढ़ते हैं हम लोग श्रमिक वर्ग आंदोलन के बारे में। अब हम जानेंगे, जो कि चैप्टर 32 है, अध्याय 32 है, भारतीय श्रमिक वर्ग आंदोलन। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के प्रारंभ में भारत में आधुनिक उद्योग धंधों की नींव पड़ी थी। 1853 के बाद भारतीय संचार साधनों में मशीनों का प्रयोग होने लगा था। रेल लाइन के बिछने और इंजन के लिए कोयला निकालने में हजारों श्रमिकों को रोजगार मिला। ये भारतीय श्रमिक वर्ग का प्रारंभिक काल था। इन परिस्थितियों में रेलवे उद्योग से संबद्ध अन्य आयोगों का विकास भी आवश्यक था। कोयला उद्योग काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ और उसने हजारों श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किए। इसके बाद कपास और जूट उद्योग का भी विकास हुआ। इंग्लैंड और शेष संसार में औद्योगिकरण के प्रारंभिक चरण में श्रमिक वर्ग को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, भारतीय श्रमिक वर्ग ने भी भारत में उसी प्रकार के शोषण एवं कठिनाइयों का सामना किया। इन कठिनाइयों में कम मजदूरी, कार्य के लंबे घंटे, कारखानों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव इत्यादि प्रमुख थी।
भारत की औपनिवेशिक शासन की उपस्थिति ने भारतीय श्रमिक आंदोलन को एक नई विशेषता प्रदान की। भारतीय श्रमिक वर्ग को दो परस्पर विरोधी तत्वों, उपनिवेशवादी राजनीतिक शासन और विदेशी एवं भारतीय पूंजीपतियों के शोषण का सामना करना पड़ा था। इन परिस्थितियों के कारण भारतीय श्रमिक आंदोलन अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का हिस्सा बन गया। श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए प्रारंभिक कौन कौन से प्रयास हुए? शुरुआती दौर में प्रारंभिक राष्ट्रवादी, विशेष करके उदारवादी, भारतीय श्रमिकों की मांग के प्रति भारतीय श्रमिकों की मांगों के प्रति उदासीन थे। ब्रिटिश स्वामित्व वाले कारखानों में कार्यरत श्रमिकों एवं भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को अलग अलग मानते थे। इनका मत था कि श्रमिक विधानों के निर्माण से भारतीयों के स्वामित्व वाले उद्योगों पर बुरा असर पड़ेगा। वर्गीय आधार पर आंदोलन में विभाजन के पक्षधर नहीं थे। इसलिए उक्त कारणों से 1881 और 91 के कारखाना अधिनियमों का इन्होंने समर्थन किया। इस प्रकार श्रमिकों की दशाओं में सुधार किए गए प्रारंभिक प्रयत्न आत्म केंद्रित थे और इनकी प्रकृति पृथक, वैयक्तिक, विशिष्ट और स्थानीय समस्याओं की थी। 1870 में शशिप्रदा बनर्जी ने एक श्रमिक क्लब की स्थापना की और भारत श्रमजीवी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। 1878 में सोराबजी शपूरजी बंगाली ने श्रमिकों को कार्य की बेहतर दशाएं उपलब्ध कराने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे बाद में बम्बई विधान परिषद ने पारित कर दिया। 1880 में नारायण मेघाजी लोखंडे ने दीनबंधु नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया और बम्बई मील एवं मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना की। 1899 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे की प्रथम हड़ताल आयोजित की गई। इस हड़ताल को अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हुआ। तिलक ने अपने समाचार पत्रों मराठा एवं केसरी के द्वारा हड़ताल का भरपूर समर्थन किया। इस समय देश के कई प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता विपिन चंद्र पाल, जी सुब्रमण्यम अय्यर ने श्रमिकों की दशा में सुधार करने के लिए और उनके लिए नियम कानून बनाए जाने की मांग की। स्वदेशी आंदोलन के दौरान श्रमिकों ने विस्तृत राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी निभाई थी। अश्विनी कुमार बनर्जी, प्रभात कुमार राय चौधरी, प्रेमतोष बोस और अपूर्व कुमार घोष ने अनेक हड़तालों का आयोजन किया। इनकी हड़तालों के क्षेत्र थे सरकारी मुद्रणालय, रेलवे एवं जूट उद्योग। इस समय श्रमिक एवं व्यापार संघों की स्थापना के प्रयत्न भी किए गए, लेकिन उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली थी। सुब्रमण्यम अय्यर एवं चिदम्बरम पिल्लई के नेतृत्व में तूतीकोरिन एवं तिरुनेलवेली में हड़तालों का आयोजन किया गया। बाद में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तत्कालीन सबसे बड़ी हड़ताल का आयोजन उस समय किया गया जब बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके उपरांत क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के दिनों और उसकी समाप्ति के बाद दोनों समय अवधि में वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई और निर्यात बढ़ा, जिससे कि उद्योगपतियों ने अभूतपूर्व लाभ कमाया, लेकिन श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम ही रही थी। इसी बीच भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी जी का अभ्युदय हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का जनाधार व्यापक हुआ और उन्होंने श्रमिकों और किसानों को अपने आंदोलन से संबद्ध करने का प्रयास किया। इस समय श्रमिकों को व्यापार संघों में संगठित किए जाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं जैसे कि सोवियत संघ की स्थापना, कोमिनर्ड की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की स्थापना जैसी घटनाओं से भारतीय श्रमिक वर्ग में एक नई चेतना का प्रसार हुआ। एटक की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक की स्थापना की गई। उस वर्ष 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय एटक के प्रथम अध्यक्ष और दीवान चमन लाल इसके प्रथम महासचिव चुने गए।
लाला लाजपत राय ऐसे प्रथम नेता थे जिन्होंने पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया। उनके अनुसार साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवादी का जुड़वा संतानें हैं। उनके अनुसार साम्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं। प्रख्यात कांग्रेसी एवं स्वराज्यवादी नेता CR दास ने एटक के तीसरे एवं चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन जो कि 1922 में हुआ था, इस अधिवेशन में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके एटक की स्थापना का स्वागत किया गया और इनकी सहायता के लिए एक समिति का गठन किया गया। CR दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस के द्वारा श्रमिकों एवं किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में भागीदारी बनाया जाना चाहिए, उसे इनकी मांगों का समर्थन करना चाहिए। श्रमिकों और किसानों की मांगों का समर्थन करना चाहिए। यदि कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो ये दोनों ही वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से पृथक हो जाएंगे। अन्य प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, CF एंड्रयूज, JM सेनगुप्ता, सत्यमूर्ति, VV गिरी और सरोजिनी नायडू ने भी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से निकट संबंध स्थापित करने के प्रयास किए। अपनी स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में एटक ब्रिटेन के श्रमिक दल के सामाजिक एवं लोकतांत्रिक विचारों से प्रभावित था। इस पर अहिंसा, प्रन्यासवाद यानी ट्रस्टशिप और वर्ग सहयोग जैसे गांधीवादी दर्शन के सिद्धांतों का भी गहरा प्रभाव था। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था। इसके साथ मिलकर के श्रमिकों की मजदूरी में 27.5% वृद्धि करने के लिए चलाए गए आंदोलन को समर्थन दिया था। अंततः ये आंदोलन सफल रहा था और श्रमिकों की मजदूरी में 27.5% की वृद्धि कर दी गई। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में आया। इस अधिनियम के द्वारा व्यापार संघों को वैध संगठनों के रूप में मान्यता दे दी गई। व्यापार संघों की गतिविधियों के पंजीकरण एवं नियमन संबंधी कानूनों की व्याख्या की गई। व्यापार संघों की गतिविधियों को नागरिक एवं आपराधिक गतिविधियों की परिधि से बाहर माना गया, लेकिन उनकी राजनीतिक गतिविधियों के लिए कुछ सीमाएं भी तय कर दी गई। 1920 के पश्चात साम्यवादी आंदोलन के उत्थान के फलस्वरूप व्यापार संघ आंदोलन में कुछ क्रांतिकारी और सैनिक भावना आ गई थी। 1928 में गिरनी कामगार यूनियन के नेतृत्व में बम्बई टेक्सटाइल मिल में 6 माह लंबी हड़ताल का आयोजन किया गया। इस पूरे वर्ष में औद्योगिक जगत में अभूतपूर्व उथल पथल की स्थिति रही थी। इस अवधि में विभिन्न साम्यवादी दलों में क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया भी परिलक्षित हुई। इस काल के साम्यवादी नेताओं में S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद, PC जोशी और सोहन सिंह जोशी इत्यादि प्रमुख थे। उग्रवादी प्रभावों के परिप्रेक्ष्य में व्यापार संघ आंदोलनों की बढ़ती क्रियाशीलता के कारण सरकार चिंतित हो गई और उसने इन आंदोलनों पर रोक लगाने के लिए वैधानिक कानूनों का सहारा लेने का प्रयास किया। इस संबंध में सरकार ने श्रमिक विवाद अधिनियम 1929 और नागरिक सुरक्षा अध्यादेश 1929 यानी पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस 1929 बनाए। श्रमिक विवाद 1929 के द्वारा श्रमिक विवादों के समाधान हेतु जांच एवं परामर्श आयोग की स्थापना को अनिवार्य बना दिया गया। रेलवे, डाक, पानी और विद्युत संभरण जैसी सार्वजनिक सेवाओं में उस समय तक हड़ताल नहीं की जा सकती थी जब तक कि प्रत्येक श्रमिक लिखित रूप से 1 मास की पूर्व सूचना प्रशासन को न दे दे। इसके बाद मेरठ षड्यंत्र केस हुआ 1929 में। मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया और मेरठ लाकर के उन पर मुकदमा चलाया गया। इन पर आरोप लगाया गया कि ये सम्राट को भारत की प्रभुत्वता से वंचित करने का प्रयास कर रहे थे। इन नेताओं में मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, जोगलेकर, फिलिप स्प्रॉट, बेन ब्रैडली, शौकत उस्मानी और अन्य सम्मिलित थे। इस मुकदमे को पूरे संसार में समर्थन मिला, लेकिन इससे श्रमिक आंदोलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में चलाए जा रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन में श्रमिकों ने सक्रियता से भाग लिया था, लेकिन 1931 के बाद इसमें कुछ कमी आ गई। इनका प्रमुख कारण था 1931 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में विभाजन। इस वर्ष दक्षिणपंथी मध्यमार्गियों
जिनके नेता M.N. जोशी, V.V. गिरी, मृणाल क्रांति बोस थे। इन्होंने एटक से अलग होकर के भारतीय ट्रेड यूनियन संघ यानी भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन नाम का एक नया संगठन बना लिया। अब श्रमिक वामपंथी दल में साम्यवादियों, कांग्रेस साम्यवादियों, समाजवादियों और वामपंथी राष्ट्रवादियों जैसे नेहरू एवं बोस जैसे नेताओं का गठबंधन था। कांग्रेसी सरकार के समय 1937 के प्रांतीय चुनावों में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन किया। बाद में विभिन्न प्रांतों में गठित कांग्रेसी सरकारों ने व्यापार संघ गतिविधियों को अपना समर्थन दिया। सामान्यतः श्रमिकों की मांगों के प्रति कांग्रेस सरकारों का रवैया सहानुभूतिपूर्ण था। इस दौरान अनेक श्रमिक समर्थक विधान बनाए गए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय और उसके बाद उपरांत प्रारंभ में श्रमिक संघों एवं नेताओं ने कुछ नेताओं ने युद्ध का विरोध किया। श्रमिक संघों और नेताओं ने युद्ध का विरोध किया, लेकिन 1941 में रूस के मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हो जाने के उपरांत उनका रुख परिवर्तित हो गया और साम्यवादियों ने इसे लोगों का युद्ध यानी पीपुल्स वॉर कह करके इसका समर्थन प्रारंभ कर दिया। साम्यवादियों ने भारत छोड़ो आंदोलन से भी स्वयं को पृथक कर लिया और शांतिपूर्ण औद्योगिक नीति की वकालत शुरू कर दी। 1947 की अवधि में श्रमिकों ने युद्धोपरांत हुए राष्ट्रीय विप्लवों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। 1945 में बम्बई एवं कलकत्ता के बंदरगाह मजदूरों ने इंडोनेशिया भेजे जाने वाले रसद को जहाज़ों पर लादने से इनकार कर दिया। 1946 में शाही नौसेना में विद्रोह होने पर मजदूरों ने इसके समर्थन में हड़तालें की। उपनिवेशी शासन के अंतिम वर्ष भी मजदूरों ने पोस्ट, रेलवे और अन्य प्रतिष्ठानों में आयोजित हड़तालों में भागीदारी निभाई। स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुआ? राजनीतिक विचारधारा के आधार पर श्रमिक आंदोलन का ध्रुवीकरण हो गया। तो इस चैप्टर की समाप्ति यहीं पे होती है। क्या क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में? श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए कौन कौन से प्रारंभिक प्रयास हुए थे, स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके पश्चात की घटनाएं हमने समझी, एटक की स्थापना, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 क्या था, क्या क्या प्रावधान थे इसमें, 1920 के बाद श्रमिक वर्ग आंदोलन कैसा रहा, मेरठ षड्यंत्र केस के बारे में हमने जाना जो कि 1929 में हुआ, कांग्रेसी सरकारों के समय क्या क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के समय और उसके तत्पश्चात क्या क्या हुआ, स्वतंत्रता के पश्चात की घटनाएं क्या हुआ, स्वतंत्रता के पश्चात राजनीतिक विचारधारा के आधार पर श्रमिक आंदोलनों का ध्रुवीकरण हो गया। ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में जाना और इसी के साथ इस सेशन की समाप्ति होती है। 2 चैप्टर हम लोगों ने कवर कर दिया है। बच्चे हुए एक चैप्टर को जो कि यूनिट 9 से है उसको कवर करेंगे, फिर यूनिट 10 पे आएंगे। यूनिट 10 को कवर करने के बाद पूरा स्पेक्ट्रम हमारा कंप्लीटली कवर हो जाएगा, जिसको कि एक प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा सीरियल वाइज। आप उसको जब चाहें आप उसको स्टोरी के तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। पूरा स्पेक्ट्रम बहुत ईजी लैंग्वेज में है, इसमें कुछ समझने समझाने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो चीज़ें अपने आप ही समझ में आती जाएगी, याद होती चलेगी, कहानी की तरह स्पष्ट रूप से दिमाग में बैठ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय, थैंक यू सो मच।